नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले सूक्ष्म जीव विज्ञान के स्वर्ण युग और इस विज्ञान के क्षेत्र के बारे में। क्या आप जानते हैं कि हमारी आंखों से न दिखने वाले सूक्ष्म जीवों ने पूरी दुनिया को बदल दिया है। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले सूक्ष्म जीव विज्ञान का स्वर्ण युग और इसका क्या क्षेत्र है। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी के इतिहास और उसका प्राचीन काल से लेकर अब तक चला आ रहा है, इसके बारे में पढ़ते हैं। समय के साथ माइक्रोबायोलॉजी में बहुत बदलाव आया है। पहले लोगों में बीमारियों के बारे में कोई गलत धारणाएं थी, लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने सूक्ष्म जीवों की खोज की और एंटीबायोटिक्स विकसित किए। आज माइक्रोबायोलॉजी एक बहुत ही उन्नत विज्ञान है जो चिकित्सा, खेती और पर्यावरण को बहुत प्रभावित करता है। यहाँ इस बात पर एक स्पष्ट लेकिन संक्षिप्त नज़र डाली गई है कि यह कैसे विकसित हुआ है। कहने का यही मतलब है कि सूक्ष्म जीव विज्ञान अर्थात माइक्रोबायोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें उन जीवों का अध्ययन किया जाता है जो हमारी नग्न आंखों से नहीं देखा जाता। सूक्ष्म जीवों के बारे में मानव की जिज्ञासा प्राचीन काल से ही हो रही है। प्राचीन काल में ही लोगों में पहले बीमारियों के बारे में अलग अलग धारणाएं होती थी। कुछ या तो उन्हें पाप के रूप में जानते थे कि इसका कुछ दोष रहा होगा, तभी इसके शरीर में इस तरह की डिसीज देखने को मिली है। लेकिन जैसे जैसे वैज्ञानिकों ने उस पर शोध करना शुरू किया, उस पर कार्य करना शुरू किया और उसके बारे में निष्कर्ष निकाला, तब जाके लोगों की जो ये गलत धारणाएं थी वो दूर होने लगी, जिसे हम मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो ये किस प्रकार से विकसित हुई, चलिए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है प्राचीन काल से पुनर्जागरण काल तक, 17वीं शताब्दी से पहले। इसमें जो प्राचीन काल है, प्राचीन काल का मतलब है मानव सभ्यता का आरंभिक समय, जब विज्ञान और ज्ञान अनुभव के आधार पर विकसित हुआ था। और जो पुनर्जागरण काल है, इसका मतलब होता है वह समय जब यूरोप में विज्ञान, कला और तर्क शक्ति का फिर से विकास हुआ था और आधुनिक विज्ञान की नींव पड़ी थी। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। पहला है रोगों के बारे में प्राचीन विचार। बीमारियों के बारे में जो पुराने विचार थे वो क्या क्या थे, चलिए देखते हैं। प्राचीन ग्रीस और रोम जैसी सभ्यताओं का मानना था कि रोग अलौकिक शक्तियों, देवताओं के दंड या शरीर के तरल पदार्थों में असंतुलन के कारण होते। जी हाँ, जितने भी पुराने लोग या फिर जो भी प्राचीन लोग और उनके विचारधारा थे, किसी भी व्यक्ति में किसी भी प्रकार की डिसीज या उनके शरीर में अव्यवस्था देखने को मिलती है, तो उन सबसे पहले वही उनके माइंड में आता है कि देवताओं के द्वारा इन्हें दंडित किया जा रहा है या फिर ये इन्हीं के पाप कर्मों का फल है। वे सूक्ष्म जीवों के रोगों का कारण होने के बारे में नहीं जानते थे। वो नहीं जानते थे कि इनके शरीर में छोटे छोटे माइक्रोब्स चले गए हैं, जिनके कारण इनकी जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, जिनका जो कार्य होता है, उनमें कहीं ना कहीं वो अफेक्ट डाल रहे हैं, जिसके कारण उनमें ये डिसीज देखने को मिल रही है। और उनके अस्तित्व का कोई वैज्ञानिक प्रमाण भी नहीं था। और उस टाइम पे लोग ज़्यादा पढ़े लिखे न होने के कारण वैज्ञानिक प्रमाणों को नहीं मानते थे। लेकिन चूंकि माइक्रोबायोलॉजी का तब शुरुआत ही हो रही थी, तो वैज्ञानिक अपने प्रमाण को ढूंढने में लगे पड़े थे। तब तक लोगों ने इसको केवल अपने प्राचीन धारणाओं के रूप में ही समझा। किसी भी प्रकार के वैज्ञानिक प्रमाण की कमी के कारण वो इसको देवताओं के द्वारा दंडित ही मानते थे, किसी भी बीमारी को। अगला पॉइंट है मियाज़मा थ्योरी। मध्य युग के दौरान मियाज़मा थ्योरी लोकप्रिय हुआ, जिसमें यह सुझाव दिया गया कि प्लेग जैसी बीमारियां खराब हवा के कारण होती है। यह संक्रामक रोगों को समझने की दिशा में एक छोटा कदम था, लेकिन इसने अभी भी सूक्ष्म जीवों को वास्तविक कारण के रूप में नहीं पहचाना था। मियाज़मा थ्योरी को सरल शब्द में यह समझ सकते हैं हम कि जो पुराने समय में यह माना जाता था कि जो भी सड़े गली चीज़ें, नालियाँ, दलदले और गंदगी से निकलने वाली जितनी भी दुर्गंध वाली हवा होती थी, हवा ही रोगों का कारण होता है, न कि कोई जीवाणु। वो तो मानते ही नहीं थे कि किसी भी प्रकार के जीवाणु से ही बीमारियां हो सकती है। वो केवल इन गंदगी, सड़े गले पदार्थों को ही बीमारियों का कारण मानते थे। इस सिद्धांत में जो भी प्राचीन और मध्यकाल में यह बहुत प्रचलित हुआ था। फिर बाद में एक जर्म थ्योरी आई, जीवाणु सिद्धांत। इसके आने के बाद में मियाज़मा थ्योरी को गलत सिद्ध किया गया। अगला पॉइंट है प्रारंभिक उपकरण।
क्या क्या स्टार्टिंग उपकरण औजार रहे होंगे? 1500 के दशक के अंत में माइक्रोस्कोप के आविष्कार ने माइक्रोबायोलॉजी में नई खोजों का मार्ग प्रशस्त किया। जी हाँ, जब माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ तभी हमें छोटी संरचनाओं, ऐसे बैक्टीरिया, वायरस की संरचना के बारे में पढ़ने को मिला जिन्हें हम हमारी आंखों के द्वारा नहीं देख सकते। उनकी कोशिकीय संरचना, उनका व्यवहार, उनका कोशिकीय संगठन किस प्रकार का है, सभी हम इस माइक्रोस्कोप की खोज के बाद ही हमें समझने में आसानी हुई। हंस और जाकारिया जेनसेन द्वारा विकसित कंपाउंड माइक्रोस्कोप मैग्नीफिकेशन की अनुमति देता था, हालांकि यह आज के मानकों की तुलना में काफ़ी बुनियादी था। जी हाँ, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप था ये किसी भी मैग्नीफिकेशन के लिए परमिशन दे देता था। अगला पॉइंट है 17वीं शताब्दी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रारंभिक काल। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टार्टिंग हुई थी उस युग में, उस इरा में क्या हुआ था? सबसे पहले एंटोनी वन लीeuwenhoek 1670 का दशक। जब 1670 का दशक चल रहा था तब एंटोनी वन लीeuwenhoek एक वैज्ञानिक बहुत प्रचलित हुए थे। तो चलिए उनके बारे में हम पढ़ते हैं। लीeuwenhoek एक डच व्यापारी थे जिन्होंने माइक्रोस्कोप के क्षेत्र में उनके अग्रणी कार्य के कारण माइक्रोबायोलॉजी के जनक के रूप में जाना जाता है। जी हाँ, जो एंटोनी वन लीeuwenhoek है, इन्होंने ही सबसे पहले एक जीवित कोशिका को देखा था अपने ही द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप में। उन्होंने सरल लेकिन प्रभावी माइक्रोस्कोप को विकसित किए और वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जल, लार और अन्य पदार्थों में सूक्ष्मजीवों, जिन्हें उन्होंने एनिमल वोक्यूलस कहा, को देखा और उनका वर्णन किया। उनके सावधानी अवलोकन और रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के साथ उनके संवाद ने लोगों को यह समझने में मदद मिली कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म अस्तित्व में है। हालांकि उस समय तक कोई नहीं जानता था कि वे रोगों से कैसे संबंधित हैं। जब 17वीं शताब्दी में सूक्ष्मजीव विज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया था, जब वैज्ञानिकों ने पहली बार सूक्ष्मजीवों का डायरेक्ट अवलोकन किया। सन 1670 में के आसपास एक वैज्ञानिक थे एंटोनी वन लीeuwenhoek ने अपने स्वयं द्वारा निर्मित शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जल और दांतों की मेल तथा अन्य नमूनों में उपस्थित जितने भी सूक्ष्मजीवों का अध्ययन किया था। उन्होंने इन सूक्ष्मजीवों को लिटिल एनिमल कहा और उनका ये प्रारंभिक अवलोकन आगे चलकर सूक्ष्मजीव विज्ञान के विकास का एक आधार बन चुका था। अगला पॉइंट है 18वीं से 19वीं शताब्दी, जर्म थ्योरी की स्थापना। 18वीं से 19वीं शताब्दी के दौरान ही ये सिद्ध हुआ था कि रोग दूषित वायु यानी कि मियाज्मा के कारण नहीं बल्कि सूक्ष्मजीवों मतलब कि जर्म के कारण होते हैं। इसी अवधारणा को जर्म थ्योरी या फिर जर्म थ्योरी कहा जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत हम देखते हैं स्पॉन्टेनियस जनरेशन पर बहस। जी हाँ, जर्म थ्योरी के अंतर्गत जो भी स्पॉन्टेनियस जनरेशन थी उस पर किस प्रकार विचार विमर्श किया गया था। कई वर्षों तक लोग स्पॉन्टेनियस जनरेशन में विश्वास करते रहे और यह विचार है कि जीवन निर्जीव वस्तुओं से उत्पन्न हो सकता है। 1760 के दशक में लाजारो स्पेलनजानी ने इस विश्वास पर सवाल उठाया, जिन्होंने यह सिद्ध किया कि जब शोरबे को उबालकर फ्लास्क में बंद किया जाता है तो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रकट नहीं होता, जिससे संकेत मिलता है कि वे हवा से ही आते हैं। आप लोगों ने क्लास 12th में विकास चैप्टर पढ़ा होगा अच्छी तरह से। वहाँ पर आप लोगों ने ये भी देखा स्पॉन्टेनियस जनरेशन पर किस प्रकार से बहस हुआ था। कोई कहता है कि जीवाणु पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति जल से हुई है, कोई कहता है पहले से उपस्थित जीवों से हुआ है, कोई कहता है केमिकल रिएक्शन से हुआ है। इसी प्रकार सभी वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए थे। उसी में एक वैज्ञानिक थे शायद मिलर यूरे या कुछ ऐसा नाम है। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, 3 फ्लास्क लिया और एक मास तीनों फ्लास्क में एक एक मास का शोरबा रख दिया और उन्होंने क्या किया, पहले मास के जो कॉनिकल फ्लास्क था उसमें मास का टुकड़ा डाला और उसका जो ढक्कन था उसको खुला छोड़ दिया और दूसरे पे क्या किया, मांस का टुकड़ा डाला और उसके ढक्कन को नहीं लगा, उसके मुंह पर केवल कपड़ा बांध दिया और तीसरे वाले पर उन्होंने एक ढक्कन लगाकर बंद कर दिया। कुछ दिन
दिनों के बाद उन्होंने देखा कि जो पहला वाला शोरबा था जिसपे किसी भी प्रकार का ढक्कन या कपड़ा नहीं लगाया था, वहाँ पर बहुत सारी मक्खियाँ आकर बैठ गई। तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि किसी जीव की उत्पत्ति पहले से उपस्थित जीव से या फिर उसके शरीर से निकली हुई सुगंध से हुआ है, क्योंकि दूसरे फ्लास्क में उसके सुगंध के कारण उसका जो कपड़ा ढका हुआ था वहाँ पर बहुत सारी मक्खियाँ बैठ गई थी। तो स्वतः उत्पत्ति सिद्धांत यानी स्पॉन्टेनियस जनरेशन के अनुसार जीवन निर्जीव पदार्थों से अपने आप उत्पन्न हो जाते बिना किसी पूर्व जीव के ही। अगर मैं आसान से शब्दों में बताऊं तो प्राचीन काल में ये भी माना जाता था कि सड़े हुए मांस से कीड़े का निर्माण होना, गंदे पानी से सूक्ष्म जीवों का निर्माण होना, अनाज से चूहों का निर्माण अपने आप पैदा हो जाते। ये एक स्पॉन्टेनियस जनरेशन की ये धारणा थी। फिर दूसरा पॉइंट है लुईस पास्चर। ये भी आप लोगों ने क्लास 12th में विकास चैप्टर में ही पढ़ा होगा। उसी चैप्टर का मिलर यूरे के बाद वाले प्रयोग में पास्चर ने श्वान नेक फ्लास्क के इस्तेमाल से प्रयोग किए, जिनसे इस बात के ठोस प्रमाण मिले कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हवा द्वारा फैलते हैं और फर्मेंटेशन और स्पाइलेज का कारण बनते हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन गलत था। उनके शोध के रोगों के जर्म थ्योरी को आधार बनाया, जो कहता है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विशिष्ट रोगों के कारण बनते हैं। पास्चर ने पाश्चुरीकरण का भी विकास किया और रेबीज तथा एंथ्रेक्स जैसी बीमारियों के टीके भी विकसित। इस पास्चर ने भी अपने प्रयोग का उद्देश्य यही बताया, स्वतः उत्पत्ति सिद्धांत को गलत सिद्ध करना और यह प्रमाणित करना कि सूक्ष्मजीव पहले से मौजूद जीवों से ही उत्पन्न होते हैं। तो इनके जो प्रयोग की विधि है वो किस प्रकार से थी? लुईस पास्चर ने पोषक शोरबा को एक विशेष प्रकार के एस आकार के या वही स्वान नेक फ्लास्क के आकार का एक मुड़ी हुई गर्दन वाले फ्लास्क को लिया और फिर शोरबों को उबालकर उसमें उपस्थित सभी सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर दिया, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि जितने भी सूक्ष्म जीव है अधिक तापमान के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर उन्होंने क्या किया, फ्लास्क की मुड़ी हुई गर्दन के कारण हवा तो अंदर जा सकती थी, लेकिन धूलकण और सूक्ष्मजीव अंदर नहीं पहुंच पाते थे। तो उन्होंने अवलोकन निकाला कि लंबे समय तक रखने पर भी शोरबा स्वच्छ रहा। जब फ्लास्क की गर्दन तोड़ दी गई या फिर शोरबे को झुकाकर धूल के संपर्क में लाया गया तो उसमें सूक्ष्मजीवों की वृद्धि फिर से हो गई। तो यही निष्कर्ष निकाला कि सूक्ष्मजीव निर्जीव पदार्थों से स्वतः उत्पन्न नहीं होते हैं, ये वातावरण में पहले से उपस्थित सूक्ष्मजीवों से ही आते हैं। इस प्रकार स्पॉन्टेनियस जनरेशन सिद्धांत को गलत और बायोजेनेसिस सिद्धांत को सत्य साबित किया लुईस पास्चर ने। रॉबर्ट कोच, जर्मन चिकित्सक कोच के सिद्धांतों कोच के पास्चुलेट्स को विकसित करने के लिए प्रसिद्ध है। यह नियम का एक समूह है जो दर्शाता है कि एक विशिष्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी विशिष्ट रोग के लिए जिम्मेदार है। एंथ्रेक्स उत्पन्न करने वाले बेसिलस एंथ्रेसिस और बाद में ट्यूबरकुलोसिस के कारक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस पर उनके अध्ययन ने जर्म थ्योरी का समर्थन किया और माइक्रोबायोलॉजी को एक गंभीर वैज्ञानिक क्षेत्र बनाने में मदद की। अगर मैं रॉबर्ट कोच के इस प्रयोग को संक्षेप में बताना चाहूँ तो रॉबर्ट कोच ने स्पॉन्टेनियस जनरेशन मतलब कि स्वतः उत्पत्ति सिद्धांत का डायरेक्ट प्रयोग से खंडन नहीं किया, लेकिन उनके कार्यों ने इस सिद्धांत को अवैज्ञानिक सिद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भूमिका क्या थी या फिर उनका योगदान क्या रहा? तो उनका योगदान ये रहा कि रॉबर्ट कोच ने ये सिद्ध किया था कि विशिष्ट रोग विशिष्ट सूक्ष्म जीवों के कारण होते हैं। उन्होंने कोच पोस्टुलेट्स दिए जिनसे यह सिद्ध हुआ कि रोग अपने आप उत्पन्न नहीं होते हैं, बल्कि पहले से ही उपस्थित जीवों के से ही फैलते हैं। उनके प्रयोगों ने बायोजेनेसिस जीवन से जीव की उत्पत्ति और जर्म थ्योरी को मजबूत आधार दिया और इससे स्पॉन्टेनियस जनरेशन सिद्ध पूरी तरह से अस्वीकार हो गया। अगला है माइक्रोबायोलॉजी का स्वर्ण युग, 19वीं सदी के अंत से लेकर 20वीं सदी के प्रारंभ तक। चलिए पढ़ते हैं। पहला है बैक्टीरियोलॉजी का विकास। माइक्रोबायोलॉजी के स्वर्ण युग में बैक्टीरियोलॉजी का विकास किस प्रकार से हुआ था? इस दौरान बैक्टीरिया से होने वाले रोगों को समझने में बड़ी प्रगति हुई। पॉल एलर्जी ने सिफिलिस के उपचार के लिए साल्वारसन विकसित किया और एमिल वॉन बेहिंग ने डिप्थीरिया का पहला वैक्सीन बनाया।
एक वैज्ञानिक थे पॉल एलियट्स ने, इन्होंने सिफिलिस एक यौन संचारित रोग है, इसके इलाज के लिए एक सोवर्सन को विकसित किया था। और दूसरे वैज्ञानिक थे एमिल वॉन बेहल, इन्होंने डिphtheria के कारण फैलने वाले रोग से बचाव के लिए एक पहला वैक्सीन बनाया था। बैक्टीरियोलॉजी के विकास के दौरान बैक्टीरिया से होने वाले रोगों को समझने में हमें बहुत ही आसानी मिली, और बैक्टीरिया को समझने के साथ साथ उनके द्वारा किस प्रकार के रोग फैलाए जाते हैं, इन रोगों को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है या कैसे खत्म किया जा सकता है, इसका भी विकास इसी के अंतर्गत हुआ, माइक्रोबायोलॉजी के स्वर्ण युग के अंतर्गत। अगला पॉइंट है वैक्सीन का विकास। माइक्रोबायोलॉजी के स्वर्ण युग में वैक्सीन का विकास या निर्माण किस प्रकार से हुआ? वैक्सीन ने डेवलपमेंट ने मेडिकल साइंस में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व किया है। जी हाँ, वैक्सीन यदि डेवलप नहीं हो पाते तो आज बहुत से लोग बीमारियों से ही ग्रसित होते, और बीमारियों के कारण हमारे देश की जनसंख्या बहुत ही कम हो जाती। हमारे देश की नहीं, पूरे पृथ्वी की जनसंख्या बहुत ही प्रभावित होती। इसी के क्षेत्र में सन 1796 में एडवर्ड जेनर द्वारा निर्मित चेचक के टीके ने इस विचार के लिए आधार तैयार किया कि टीकाकरण रोगों को रोक सकता है। एक वैज्ञानिक थे एडवर्ड जेनर, इन्होंने सबसे पहले चेचक के वैक्सीन को बनाया। इनके बनाने के बाद में सभी को चेचक के टीके देना अनिवार्य घोषित किया गया था। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के प्रारंभ तक रेबीज यानी पाश्चर द्वारा विकसित और तपेदिक कोष द्वारा विकसित जैसी बीमारियों के टीके बनाए जा चुके थे। अगला है एंटीबायोटिक्स की खोज। माइक्रोबायोलॉजी के स्वर्ण युग में एंटीबायोटिक्स की खोज भी हो चुकी थी। सन 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम की खोज की। पेनिसिलिन सबसे पहली एंटीबायोटिक थी जिनके खोजकर्ता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जो पहला वास्तविक एंटीबायोटिक था। इस खोज ने बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शंस के मॉडर्न ट्रीटमेंट की शुरुआत की। जो भी बैक्टीरिया इन्फेक्शन फैलाते हैं उनको रोकने के लिए पेनिसिलिन बहुत उपयोगी सिद्ध हुई। पेनिसिलिन ने बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन के इलाज के तरीके को बदल दिया और अन्य एंटीबायोटिक्स की खोज के द्वार खोल दिए, जिसने मेडिसिन और माइक्रोबायोलॉजी को हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, पेनिसिलिन के आधार पर ही दूसरी एंटीबायोटिक्स की खोज या फिर उनका निर्माण भी किया गया है। फिर अगला पॉइंट है 20वीं सदी के मध्य से वर्तमान तक मॉलिक्यूलर रिवॉल्यूशन और मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। मॉलिक्यूलर माइक्रोबायोलॉजी, आसान सी भाषा में बोलूँ तो आणविक सूक्ष्मजीव विज्ञान। 1953 में जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक द्वारा डीएनए की खोज ने माइक्रोबायोलॉजी को एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। जीवों में जेनेटिक मटेरियल के बारे में जानकर साइंटिस्ट मॉलिक्यूलर लेवल पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक्सप्लोर कर सके। इससे जीनोमिक माइक्रोबायोलॉजी का विकास हुआ। मॉलिक्यूलर माइक्रोबायोलॉजी वह शाखा होती है जिसमें सूक्ष्म जीवों के आणविक स्तर मतलब डीएनए, आरएनए और प्रोटीन पर उनके संरचना, काम और नियंत्रण को प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जा सके। इसमें सूक्ष्म जीवों की जीवन की जो भी बुनियादी जैव रासायनिक प्रक्रिया है और उनके जीन, प्रोटीन और आणविक मशीनरी का विश्लेषण किया जाता है, जो माइक्रोबियल के अध्ययन और यह समझने पर केंद्रित है कि माइक्रोब्स के कार्यों को कैसे प्रभावित करता है। मॉलिक्यूलर माइक्रोबायोलॉजी डीएनए, आरएनए या और आणविक स्तर को समझने में आसानी उपलब्ध करवाता है। एंटीबायोटिक्स का विकास, किस प्रकार से एंटीबायोटिक का विकास हुआ था? पेनिसिलिन की खोज के बाद स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और सेफेलोस्पोरासिस जैसी कई एंटीबायोटिक्स का विकास हुआ। इन दवाओं ने अनगिनत लोगों की जान बचाई, लेकिन इनका अत्यधिक या गलत तरीके से उपयोग करने से बैक्टीरिया प्रतिरोधी हो गए, जो आज की चिकित्सा में एक बड़ी समस्या है। फिर अगला है वायरोलॉजी में प्रगति। किस प्रकार से वायरस की स्टडी में सूक्ष्म जीव विज्ञान ने प्रगति प्राप्त की है। 1900 के दशक के प्रारंभ में वायरस को समझने में उल्लेखनीय प्रगति हुई। वेंडेले स्टेनली जैसे वैज्ञानिकों ने पाया कि वायरसेस बैक्टीरिया से अलग होते हैं और केवल लिविंग सेल्स के अंदर ही रिप्रोड्यूस हो सकते हैं, जिससे माइक्रोबायोलॉजी में नए रास्ते खुले। वायरोलॉजी के अंतर्गत
ये समझा गया कि वायरस और बैक्टीरिया दोनों ही अलग अलग प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं, और जो वायरस होते केवल जीवित कोशिकाओं के अंदर ही रिप्रोडक्शन की क्रिया कर सकते हैं। अगर नॉन लिविंग सेल्स होते वहाँ पर इनका जीवन संभव नहीं होता है। अगला पॉइंट है उभरते रोग। कौन कौन से रोग जो उभर कर आए हैं? 20वीं और 21वीं सदी में HIV, एड्स, सार्स और कोविड-19 जैसी नई संक्रामक बीमारियां सामने आई, जिससे यह उजागर हुआ कि इन बीमारियों को समझने और उनसे लड़ने के लिए माइक्रोबायोलॉजी कितना महत्वपूर्ण है। जी हाँ, आप लोगों ने देखा होगा अभी कोरोना काल में ही कितने लोगों की जाने गई है। तो ये एक प्रकार का वायरस था। इस वायरस को समझने के लिए कि किस प्रकार से का वायरस है, इसका एंटीडोट हम कैसे तैयार कर सकते हैं, इसके लिए हमें माइक्रोबायोलॉजी की आवश्यकता पड़ी थी। अगला पॉइंट है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी की शुरुआत तब हुई जब वैज्ञानिकों ने उपयोगी उद्देश्यों के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म में परिवर्तन करना शुरू कर दिया, जैसे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया से इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन्स और वैक्सीन्स बनाना। इससे जेनेटिक इंजीनियरिंग और क्रिस्पर्स जैसे उपकरण विकसित हुए जो वैज्ञानिकों को मॉलिक्यूलर लेवल पर जीन बदलने में मदद करते। बायोटेक्नोलॉजी से मतलब होता है जैव प्रौद्योगिकी। ये भी आप लोगों ने क्लास 12th में अच्छे से पढ़ा होगा। जैव प्रौद्योगिकी का मतलब होता है किसी भी जीव के आनुवंशिक पदार्थ में हेर बदल करना या फिर उसके आनुवंशिक पदार्थ को स्थानांतरित करना, जैसे इंसुलिन प्राप्त करना। अब हो सकता है किसी जीव के शरीर में इंसुलिन कम मात्रा में प्रोड्यूस हो रहा है। इस स्थिति में क्या किया जाता? पहले प्राचीन काल में जानवरों के गट्स से इंसुलिन के प्रोटीन को प्राप्त किया जाता है। उन इंसुलिन को प्राप्त करने के लिए उन जानवरों को मारना पड़ता था। तो इसीलिए बायोटेक्नोलॉजी इसलिए उपयोगी सिद्ध हुई कि जानवरों को बिना मारे ही उन इंसुलिन को किस प्रकार से प्राप्त किया जा सके। अगला है माइक्रोबायोम रिसर्च। माइक्रोबायोम रिसर्च के क्षेत्र में किस प्रकार से विकसित हुआ है? हाल ही में मानव माइक्रोबायोम हमारे शरीर में और हमारे शरीर पर रहने वाले खरबों माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अध्ययन करके यह पता चला कि यह हमारे स्वास्थ्य, रोगों और प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए कितना महत्वपूर्ण है। यह अनुसंधान हमें मोटापा, स्व-प्रतिरक्षित रोगों और यहाँ तक कि मानसिक स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को समझने में मदद करता है।